गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम एसएसपी बुक में क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में कि सिंपल क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्या क्या है। उसमें सिंपल क्यूबिक हमने देख लिया था और सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में लैटिस कांस्टेंट क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है और एक कोष्टिका का आयतन क्या होता है, ये आधार सदिश क्या है। ऐसे हमने सिंपल क्रिस्टल स्ट्रक्चर देख लिया था, सिंपल क्यूबिक। आज हम पढ़ेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और बीसीसी, या इसको हिंदी में कहते हैं अंतः केंद्रित घनीय। ये भी एक सरल संरचना है। इस सरल संरचना में जैसे कि नाम में ही है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के कोई घन है, क्यूब है, उस क्यूब के कोनों पर तो परमाणु स्थित है ही सिंपल क्यूबिक के जैसे, और इसके बॉडी के सेंटर पर भी एक एटम होता है जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है। ये जो डॉटेड सर्कल बना हुआ है बीच में, इस क्यूब के बीच में, ये इसके केंद्र पर स्थित है। तो यह जो स्ट्रक्चर है ये कहलाता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। अब इस बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में सबसे पहले हम निकालते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे कि सिंपल क्यूबिक में निकाला था वैसे हम निकालेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में बीसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर है किसी परमाणु के निकटतम परमाणुओं की संख्या। अब यहाँ पर हम ये देखें कि ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में जो कोनों वाले परमाणु हैं, जो 8 कोने हैं इस क्यूब के 8 कोनों पर स्थित परमाणु इस क्यूब के सेंटर पर स्थित परमाणु से अटैच्ड है। यानी कि कोने और कोने वाला परमाणु आपस में एक दूसरे से सटे हुए नहीं हैं, बल्कि कोने वाला इस क्यूब के केंद्र पर स्थित परमाणु से इसकी सतह लगी हुई है। तो हम यदि इस बॉडी के सेंटर पर स्थित एटम को यदि रेफरेंस पॉइंट मान लें तो इस परमाणु से निकटतम परमाणु की संख्या 8 कोनों पर है, इसलिए 8 परमाणु हो गए। इसलिए इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो हो जाता है 8। नेक्स्ट हम निकालते हैं जालक नियतांक, लैटिस कांस्टेंट। लैटिस कांस्टेंट निकालने के लिए यहाँ पर लैटिस कांस्टेंट में यहाँ हम निकालते हैं, यानी ए निकालना है। ए का मान लेते हैं कि आर इस एटम की इफेक्टिव रेडियस है, आर प्रभावी त्रिज्या हो गई, और ए है क्यूब है तो सभी कोनों, सभी जो आर्म्स हैं उसका मान जो है वो ए ही रहेगा। तो यहाँ पर ये एडी हो गया इसका विकर्ण एडी का मान कितना आ गया, कोनों पर स्थित एटम जो है वो इसकी रेडियस हो गई आर, फिर बीच में स्थित पूरा का पूरा एटम है तो रेडियस आर, और आर 2r इसका व्यास हो गया, 2r इसमें हो गया, और आर इस डी बिंदु पर स्थित एटम है उसकी त्रिज्या हो गई। इस तरह से जो एडी का मान है वो आ गया 4r। अब इस ट्राइंगल में हम देखें कि यहाँ पर हम ए से डी तक पहुँचने में पहले ए से बी जाएंगे, बी से सी जाएंगे, फिर सी से डी जाएंगे, और ए से बी जाने, बी से सी जाने पर हम ए सी कवर करते हैं। तो ए डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, और ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। तो ए डी का मान रख देंगे, ए डी का मान 4r का स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये 3a स्क्वायर। तो 4r बराबर आता है √3a, और a बराबर हम लिख सकते हैं 4r बराबर 4r अपॉन √3, जहाँ पर r जो है वो परमाणुओं के प्रभावी त्रिज्या है। इस तरह से ये जो a है जालक नियतांक का मान बीसीसी में 4r अपॉन √3 आता है, और दो निकटतम परमाणुओं के बीच की दूरी देखें तो वो 2r है, 2r बराबर हो जाएगा √3a अपॉन 2। अब हम एक कोष्टिका का आयतन निकालना चाहते हैं। थर्ड जो आता है वो है एक कोष्टिका का आयतन, वॉल्यूम ऑफ ए यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ ए यूनिट सेल, तो क्योंकि ये जो यूनिट सेल है वो क्यूबिक है, घन है,
और घन का जो आयतन होता है वो होता है भुजा का क्यूब, आर्म क्यूब। तो यहाँ पर v बराबर आर्म्स की वैल्यू कितनी है, भुजा की वैल्यू कितनी है, जालक नियतांक यानी a, तो a का क्यूब, a का मान हम रखें तो त्रिज्या की टर्म्स में, तो 4r अपॉन √3 का क्यूब, तो ये आ जाएगा 64r³ अपॉन 3√3। यह आता है एकक कोष्ठिका का आयतन। अब हम निकालना चाहते हैं फोर्थ पॉइंट कि एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या कितनी है, यानी कितने परमाणु स्थित है यूनिट सेल में, एकक कोष्ठिका में कितने परमाणु स्थित है। तो इसका मान निकालने के लिए हम यदि इसका स्ट्रक्चर देखें, स्ट्रक्चर में एक पूरा का पूरा एटम केंद्र पर तो स्थित है ही है, तो ये इस यूनिट सेल में स्थित होगा, तो 1 प्लस यहाँ पर कोनों में हम देखें तो 8 कोने हैं, और 8 कोने हैं और एक कोने पर स्थित जो परमाणु है वो 8 यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट कर रहा है। ऐसे कैसे, इधर 4 तो नीचे की तरफ हो जाएंगी, 4 ऊपर की तरफ, 8 यूनिट सेल में एक परमाणु कोने वाला कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो इस एक में कितना भाग करेगा, 1/8, और ऐसे कितने परमाणु हैं, 8, तो ये आ जाएगी 1 + 1, तो 2 एटम हैं इसमें टोटल स्थित। जो इस यूनिट सेल में जो परमाणु हैं वो परमाणुओं की संख्या 2 एटम है। अब हम इन परमाणुओं का आयतन निकालना चाहते हैं यूनिट सेल में, तो वॉल्यूम ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल निकालने के लिए एक एटम का जो आयतन होता है, क्योंकि जो परमाणु है वो गोलाकार है, तो इस परमाणु का जो आयतन है वो गोले का आयतन हो जाएगा, और जितने परमाणु की संख्या है वो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो परमाणुओं का आयतन आ जाएगा। तो गोले का जो आयतन है वो 4πr³ अपॉन 3 इंटू नंबर ऑफ एटम्स, परमाणुओं की संख्या। नंबर ऑफ एटम्स 2 है तो 2 लिख दिया, 4π/3r। r को हम एक ही टर्म्स में निकालना चाहे तो जो ऊपर वाली लेटिस कांस्टेंट हमने निकाला था 4r बराबर √3a, तो वहाँ से हम r की वैल्यू रखेंगे तो √3a √3 अपॉन 4 का क्यूब इंटू 2। इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास में जो परमाणुओं का आयतन है Va वो आ जाता है π√3 अपॉन 8a³। नेक्स्ट हम निकालना चाहेंगे पैकिंग फैक्टर, संकुलन गुणांक। संकुलन गुणांक क्या होता है? संकुलन गुणांक की परिभाषा जैसे कि हमने सिंपल क्यूबिक में देखा था वही है कि एकक कोष्ठिका के आयतन के सापेक्ष एकक कोष्ठिका में परमाणुओं का आयतन किस तरह से है, यानी किसी यूनिट सेल में परमाणु किस तरह से व्यवस्थित है उस पूरी यूनिट सेल के रेस्पेक्ट में, तो यह जो रेशियो है वो ये कहलाता है पैकिंग फैक्टर। तो पैकिंग फैक्टर में यहाँ पर एकक कोष्ठिका में परमाणुओं का आयतन डिवाइडेड बाय एकक कोष्ठिका का आयतन। एकक कोष्ठिका में परमाणुओं का आयतन जो रखेंगे, यहाँ पर हमने पॉइंट जो 5th पॉइंट में निकाला था, एकक कोष्ठिका में परमाणुओं का आयतन Va का मान वो रख देंगे π√3 अपॉन 8a³। एकक कोष्ठिका का आयतन जो है वो 3rd नंबर के पॉइंट में निकाला था हमने। 3rd नंबर के पॉइंट में ये r के टर्म्स में एक ही टर्म्स में रख देते हैं a³, तो इसकी जो पैकिंग फैक्टर का मान है वो आता है π√3 अपॉन 8। पाई का मान रख करके √3 की वैल्यू रख करके जब इसको कैलकुलेट किया गया तो इसके कैलकुलेशन से इसका मान जो आता है वो आता है 0.68, और हम इसको कह सकते हैं 68%। यानी कि इसमें इस यूनिट सेल में BCC के जो यूनिट सेल में जो परमाणु हैं वो 68% ऑक्यूपाइड रहते हैं। बाकी जो कितना परसेंट भाग रह गया 32% भाग खाली रहता है, तो हम इसको पैक्ड स्ट्रक्चर कह सकते हैं। और जबकि हम सिंपल क्यूबिक की बात करें तो सिंपल क्यूबिक में जो हमारे पास में पैकिंग फ्रैक्शन था वो पैकिंग फ्रैक्शन 52% ही था, यानी 50% भाग ही उसका ढका हुआ था, इसमें 68% भाग एटम्स कवर करे हुए हैं। और यदि हम BCC का एग्जाम्पल लें तो BCC के एग्जाम्पल में बॉडी सेंटर क्यूबिक में सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, स्ट्रोंशियम, MOW etc। जबकि सिंपल क्यूबिक का जो एग्जाम्पल था वो सिर्फ और सिर्फ पोलोनियम में था। पोलोनियम एक ही तत्व है जो कि सिंपल क्यूबिक फॉर्म में पाया जाता है। BCC फॉर्म में सोडियम, लिथियम, पोटेशियम,
स्ट्रॉन्सियम, MO, W, ETC ये है। नेक्स्ट हम निकालेंगे कि इस BCC जो स्ट्रक्चर हैं, बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर हैं, उस बॉडी सेंटर क्यूबिक में इसके जो प्रिमिटिव सेल हैं उसमें प्रिमिटिव वेक्टर्स का मान क्या आता है, यानी A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर, जो कि हमने क्यूबिक में निकाला था। A वेक्टर बराबर AI कैप, B वेक्टर बराबर BJ कैप और C वेक्टर बराबर CJ कैप, AJ कैप, A बराबर था इसलिए ये माना जाएगा। अब हम ये निकालना चाहेंगे क्योंकि उसमें सिर्फ एटम से एटम कनेक्टेड थे, इसलिए X दिशा में आ गया था A वेक्टर का मान, Y दिशा में आ गया था B वेक्टर का मान, C वेक्टर का मान आ जाएगा Z दिशा में। चूँकि यहाँ पर बॉडी के सेंटर पर जो स्थित परमाणु है उससे कोनों पर स्थित परमाणु अटैच्ड है, इसलिए इसके सेंटर वाला A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर आएगा। जैसे कि यहाँ डायग्राम में शो कर रखा है कि यहाँ पर ये यूनिट सेल्स हैं, 1 2 3 यूनिट सेल्स हैं। अब इस यूनिट सेल में केंद्र O है, केंद्र O यानी इसका कोना है, सभी यूनिट सेल का कोना हो गया, कोने पर स्थित एटम हो गया, और इस एटम का केंद्र पर स्थित जो कि ऊपर की तरफ जो सेल स्थित है P बिंदु वाला, तो वहाँ पर एक एटम स्थित है। दूसरी वाली सेल में M बिंदु पर एक एटम स्थित है और तीसरी वाली सेल में N बिंदु पर कोई एटम स्थित है। अब यहाँ पर इस कोने वाले से इस सेंटर वाले यानी P, M, N से मिलाने वाले जो रेखा होगी वो इसके प्रिमिटिव सेल का वेक्टर होगा। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि O से P है वो B वेक्टर, O से M है वो C वेक्टर, O से N है A वेक्टर, यानी हमें A, B, C के मान निकालने हैं। तो OP का मान निकालेंगे। सबसे पहले हम OP का मान निकाल के देखते हैं। OP बराबर है B वेक्टर। तो B वेक्टर का मान कैसे मिलेगा? B वेक्टर का मान पता है नहीं, हमें सिर्फ पता है जालक नियतांक, यानी y एक्सिस में ये जैसे O से यदि हम y एक्सिस में जाएं तो ये पूरी जो लेटिस कांस्टेंट है वो कितना है A। तो यहाँ पर जो इसका मिड पॉइंट है R बिंदु, y एक्सिस पर जो इस सेल का मिड पॉइंट है वो R है, और इस मिड पॉइंट R से इस नीचे वाले तल का जो Q बिंदु है वो भी मिड पॉइंट पे मिलता है, और इस Q को P पे मिला दें तो वो मिड वाला पॉइंट आ जाता है। तो R और Q और P सब मिड वाले पॉइंट, R, Q और P से वो विकर्ण पे स्थित पॉइंट है ही, जो कि बीच वाला जो परमाणु है वो कोने से मिल रहा है। तो OP वेक्टर बराबर आ जाएगा OQ वेक्टर, O से डायरेक्ट Q को मिला दो, OQ वेक्टर प्लस QP वेक्टर, ट्रायंगल रूल आ जाएगा। तो ये आ जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आ गया OP स्क्वायर बराबर हो जाएगा OQ स्क्वायर प्लस QP स्क्वायर। तो B वेक्टर बराबर हम लिखते हैं OP वेक्टर बराबर QP प्लस OQ वेक्टर प्लस QP वेक्टर। तो इस तरह से OQ वेक्टर को हम लिख सकते हैं। OQ वेक्टर कैसे मिलेगा? OR जाएंगे पहले y डायरेक्शन पे, फिर R से Q माइनस x डायरेक्शन में जाएंगे। तो इस तरह से हमें OQ वेक्टर की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो OQ वेक्टर बराबर हो जाएगा OR वेक्टर प्लस RQ वेक्टर प्लस QP, तो वेक्टर z डायरेक्शन में है। अब हम यहाँ पर OR जो है वो y डायरेक्शन में है, RQ है वो माइनस x डायरेक्शन में, QP है वो प्लस z डायरेक्शन में। तो यहाँ पर OR की वैल्यू निकालना, OR की R जो है वो बिंदु मिड पॉइंट पे है, तो A/2 तो दूरी हो जाएगी, दिशा जो हो जाएगी उसकी j कैप हो जाएगी। तो OR वेक्टर बराबर आ जाएगा A/2 j कैप। अब RQ वेक्टर, RQ भी इसके मिड में है, तो A/2 तो डिस्टेंस है ही, और डायरेक्शन क्या है माइनस i कैप, तो A/2 माइनस i कैप। और QP जो है वो है A/2 और k कैप। इस तरह से B वेक्टर बराबर हो जाएगा A/2 माइनस i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। सिमिलरली हम A वेक्टर का मान निकाल लें। A वेक्टर का मान इसी तरह से निकालें तो A/2 तो बाहर की तरफ आ जाएगा। यहाँ पर B वेक्टर जब निकाला तो उससे पहले वाला क्या है यूनिट वेक्टर i कैप, तो i कैप में माइनस है। अब A वेक्टर निकालेंगे उससे पहले वाला क्या है C वेक्टर, तो ये माइनस k कैप, और C वेक्टर का मान निकालेंगे तो A/2, C से पहले कौन सा है B, तो माइनस j कैप, B के अनुदिश एकांक सदिश माइनस j। इस तरह से A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर जो फंडामेंटल वेक्टर्स हैं प्रिमिटिव सेल के, उनके मान BCC में ये आते हैं।
अब यदि हम अभाज्य कोष्टिका का आयतन निकालना चाहें, नेक्स्ट पॉइंट है अभाज्य कोष्टिका का आयतन। अभाज्य कोष्टिका का आयतन जो होता है वो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर ये मान होता है। यहाँ पर ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर के मान रख देंगे। ए वेक्टर का मान रखा हमने a/2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप डॉट, पहले बी क्रॉस सी a/2 माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप क्रॉस a/2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। यहाँ पर a/2 बाहर ले लिया ब्रैकेट से, तो a³ हो गया। बाहर वाला ब्रैकेट एज इट इज़ रख दिया और अंदर वाले ब्रैकेट में हम इसको एकांक सदिशों का सदिश गुणा करते हैं। तो हमें पता है एकांक सदिशों के सदिश गुणा में कि समान एकांक सदिशों का सदिश गुणा 0 होता है और जो असमान है उनकी वैल्यू साइकिल की फॉर्म में चलती है, यानी i क्रॉस जे बराबर k, जे क्रॉस k बराबर i, k क्रॉस i बराबर j। और यदि इनकी रिवर्स पोजीशन हो जाती है तो वो माइनस के साथ आता है, जिससे कि ये जानते हैं हम लोग एकांक सदिशों का सदिश गुणा। तो a³ अपॉन 8 इंटू बाहर वाला ब्रैकेट एज इट इज आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। अंदर वाले ब्रैकेट में हम देखते हैं कि आई कैप गुणा आई कैप माइनस में माइनस सेकेंड वाली टर्म में देखेंगे आई कैप को पहले जो इस बड़े ब्रैकेट में जो दूसरे वाला जो ब्रैकेट है उन तीनों से इस माइनस आई कैप को गुणा कर देते हैं। तो माइनस आई कैप इंटू आई कैप माइनस माइनस प्लस आई कैप इंटू जे कैप माइनस आई कैप इंटू के कैप, ये 3 टर्म आ गई। अब पहले वाले जो बड़े ब्रैकेट में जो पहला वाला छोटा ब्रैकेट है उसमें जे कैप है, वो दूसरा वाला जो छोटा ब्रैकेट है तीनों आई इससे गुणा हो जाएगा। तो बस वैल्यू क्या आती है जे कैप इंटू आई कैप माइनस जे कैप क्रॉस जे कैप प्लस जे कैप क्रॉस के कैप। अब थर्ड जो के कैप बचा है इस बड़े ब्रैकेट में, जो पहले वाला ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट है उसमें के कैप बचा है, इस के कैप को भी इस दूसरे छोटे ब्रैकेट से गुणा करते हैं। तो के कैप इंटू आई कैप माइनस के कैप इंटू जे कैप प्लस के कैप इंटू के कैप। तो a³/8 एज इट इज ब्रैकेट आ जाएगा आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। पहला वाला आई क्रॉस आई 0 हो जाएगा, आई क्रॉस जे की वैल्यू हो जाएगी के कैप, आई क्रॉस के कैप की वैल्यू हो जाएगी माइनस जे कैप और माइनस पहले से है ही, और जे कैप क्रॉस आई कैप की वैल्यू हो जाएगी माइनस के कैप और जे कैप हो जाएगा 0, जे कैप के कैप हो जाएगा आई कैप, के कैप आई कैप हो जाएगा प्लस जे कैप, के क्रॉस जे हो जाएगा माइनस आई कैप, माइनस पहले से ही, और के कैप क्रॉस हो जाएगा 0। तो इस तरह से, और प्लस के कैप और माइनस के कैप एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ब्रैकेट में जो बची हुई है वो ये है 2 आई कैप हो जाएगा प्लस 2 जे कैप। 2 को हमने बाहर ले लिया, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बाद में देख लेंगे। ओमेगा हो गया, ओमेगा a³/8। तो यहाँ पर ये जो बाहर वाला ब्रैकेट है आई कैप, उसको सेकंड जो बड़ा ब्रैकेट है 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप, इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं पहले। तो 2 आई कैप डॉट आई कैप, इसमें अदिश गुणा होगा, डॉट प्रोडक्ट है, प्लस आई कैप को फिर 2 जे कैप से डॉट प्रोडक्ट किया, प्लस फिर जे कैप 2 आई कैप और 2 जे कैप से डॉट प्रोडक्ट होगा, फिर जो के कैप है वो माइनस के कैप है वो 2 आई कैप से डॉट प्रोडक्ट प्लस 2 जे कैप से डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हमने a³/8 2 आई कैप जे कैप 0 एकांक सदिशों का अदिश गुणा में, यानी जो स्केलर प्रोडक्ट है उस स्केलर प्रोडक्ट में सेम जो यूनिट वेक्टर्स हैं उनका डॉट प्रोडक्ट 1 रहता है, रिमेनिंग 0। तो आई कैप 1 हो गया, आई कैप जे कैप 0, जे कैप आई कैप 0, जे कैप 1 हो गया, 2 बच गया, के कैप आई कैप 0, के कैप जे कैप 0, तो 2 4 बच गए, तो a³/2। तो जो अभाज्य कोष्टिका है, प्रिमिटिव सेल है, उसका जो वॉल्यूम है वो आता है a³/2, जबकि जो यूनिट सेल का वॉल्यूम आता है 3rd नंबर में a³। तो यहाँ पर हम ये देखें तो एकक जो बीसीसी है, बीसीसी स्ट्रक्चर में एकक कोष्टिका का आयतन तो a³ रहता है, जबकि प्रिमिटिव सेल का जो वॉल्यूम है वो a³/2 उसका जस्ट हाफ हो जाता है। जबकि सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में एकक कोष्टिका का आयतन और अभाज्य कोष्टिका का आयतन दोनों a³ ही रहते हैं। ये पॉइंट नोट करने वाली है।
कि इसमें हाफ होता है प्रिमिटिव सेल का वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल इज हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, whereas in simple cubic structure volume of primitive cell equals to volume of unit cell. Okay, thanks. नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे तब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे.